नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा विद चित्रा, वो मंच जहां सत्ता से सवाल होते हैं, नीतियों की पड़ताल होती है, फैसलों के पीछे की सोच देश के सामने रखी जाती है। और आज हमारे साथ हैं भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने जमीन से जुड़ी राजनीति की एक अलग पहचान बनाई। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 6 बार सांसद, 6 बार विधायक बने। मौजूदा मोदी सरकार में आप कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में देश के करोड़ों किसानों, ग्रामीणों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इतनी सारी उपलब्धियां पाने वाले आप देश के एकमात्र नेता भी बन चुके हैं। शिवराज जी के बारे में कहा जाता है आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज जी की भाषण शैली भी इसी नारे के अनुरूप नजर आती है। मौजूदा वक्त के सबसे तेज रफ्तार से भाषण देने वाले आप नेता हैं और उनकी रफ्तार 202 शब्द प्रति मिनट होती है। जी राम जी बिल पेश करने के बाद शिवराज जी का जोश पूरी तरह से हाई है, मगर मनरेगा से जी राम जी नाम रखने से क्या बदल जाएगा, इसी मुद्दे पर करने के लिए चर्चा इस वक्त खुद हमारे साथ मंत्री जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? इतने जोश के साथ पूरा दोनों ही सदन को हिला दिया आपने जी राम जी बिल पर। नहीं, जिंदगी एक मिशन है और जो काम है उसको ठीक से, योजना है उनको ठीक ढंग से जनता के बीच रखने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो जो हम कर रहे हैं जनता के लिए वो ढंग से जनता तक पहुंच जाए। जनता तक पहुंच तो जाए, लेकिन जब मैं आपके ऑफिस में आई दिल्ली में, वैसे तो हमने भोपाल का और जगह का आपका ऑफिस देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी कुर्सी के ठीक पीछे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो ये जी राम जी वाला आइडिया यहीं से तो नहीं निकल कर आ गया? भगवान राम हमारे आदर्श हैं, वो हमारे अस्तित्व है, आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान है, भारत की पहचान है। वो रोम रोम में रमे हैं, हर सांस में बसे हैं। और मैं मानता हूं कि राम राज्य के बारे में, आदर्श के बारे में जो कहा गया है वो यही है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज का मतलब ये है कि जनता को दैविक और भौतिक ताप कष्ट ना हो। मतलब तो मन में ये लगता है कि आदर्श वो है राम, और जनता की सेवा राम का काम है, क्योंकि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ये मैं अंतरात्मा से मानता हूँ, हृदय से मानता हूँ। और इसलिए मैंने पीछे लिख रखा है कि जनता की सेवा किए बिना या जनता का काम पूरा किए बिना विश्राम करना नहीं है। ये जिंदगी का मिशन है, लक्ष्य है। और ये 2005 से आपके तकरीबन हर ऑफिस में इस तरह से लिखा हुआ रहता है आपकी कुर्सी के पीछे। ये प्रेरणा देता। अब आप घुसे और सामने देखा, इसके बाद बैठे कि करना क्या है तुझे, देख। विपक्षी दल लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि नाम बदलने की सनक सवार है आप लोगों के ऊपर। बापू के नाम को देश से मिटाना चाहती है बीजेपी। बापू जी के आदर्श को जिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपनी पंचनिष्ठाओं में बापू जी के सामाजिक और आर्थिक दर्शन को हमने केंद्र बनाया है और अनेकों योजनाएं उस प्रेरणा से हमारी निकली है। हम केवल बापू जी को नहीं मानते, बापू की मानते भी हैं। जो सनक की बात कर रहे हैं, सनक तो उन पे सवार थी अपने एक परिवार के नेताओं के नाम पर योजनाओं की नाम रखने के। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों योजनाओं के नाम स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, स्वर्गीय इंदिरा जी के नाम पर, स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर रखे गए। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखे। फिर दूसरी बात, बापू के आदर्शों की हत्या तो कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन बापू जी ने कहा था, जनवरी 1948 में, कि कांग्रेस भंग कर दो, आज़ादी मिल गई, लोक सेवक संघ बना दो और बाकी राजनीतिक दल बने अपने हिसाब से। लेकिन आज़ादी की विरासत का राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की गई। बापू की उसी दिन नहीं मानी। बापू के आदर्शों की हत्या तो देश के विभाजन के साथ हो गई। बापू जी के आदर्शों की हत्या तो आपातकाल लगा के इंदिरा जी ने की थी। बापू के आदर्शों की हत्या तो यहाँ संतों पर गोलियां चला के कांग्रेस की सरकार ने की थी। घपलों और घोटालों का देश बना के बापू के आदर्शों की हत्या की गई। कांग्रेस ने बापू जी की कभी नहीं मानी। हम बापू जी, दीनदयाल जी, जयप्रकाश जी, तो कुल मिला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, हम जो गरीब को
नारायण मान के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे ये दर्शन है, ये सोच है। लेकिन शिवराज जी, अगर जैसा कि आपने सदन में भी जानकारी दी थी कि अलग अलग नाम, चाहे सड़कों के हो, स्टेडियम के हो, खेलों के पुरस्कारों के नाम हो, वो नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ अगर है तो गांधी जी के नाम पर तो वैसे ही कम परियोजनाएं थी, अब जो है उसको भी बीजेपी हटा रही है। नई परियोजना आप लाते, उसका नाम जी राम जी रख देते, इसी को बदलने की जरूरत क्या थी? पहली चीज तो ये कि एक के बाद एक अनेकों योजनाएं आती है एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी। अगर ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखें, गांव में रोजगार देने की दृष्टि से देखें, तो 1963 से एक के बाद एक योजनाएं बनती रही। कई योजनाएं बनी, अलग अलग सरकारें लेके आई। काम के बदले अनाज, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनाई थी, यूपीए की सरकार ने। फिर जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के नरेगा कर दिया। फिर नरेगा से जब ध्यान में आया कि नहीं, ये 2009 आ रहा है तो महात्मा गांधी जी के नाम का कुछ लाभ मिल सकता है चुनाव में, तो आपने महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया। जवाहर लाल जी के, श्रद्धेय नेहरू जी के नाम पर जो योजना थी उसका नाम आपने बदल के नरेगा किया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? कोई नई योजना आती है तो उसका नया स्वरूप भी होता है, नया नाम भी होता है, लेकिन इस नाम में बापू के आदर्श समाहित है। बापू जी ने ये कहा कि भारत के गांव भारत की आत्मा है और गांव नष्ट हो गए तो भारत नष्ट हो जाएगा। और एक गांव की जो उन्होंने कल्पना की थी, स्वावलंबी गांव, जहां जरूरत की चीजें बाहर से बहुत ना मंगाना पड़े, जहां रोजगार के अवसर आसानी से मिल जाए, गरीबी मुक्त गांव। इस योजना में आप देखेंगे विकसित भारत, ठीक है, इसका शब्द, और विकसित भारत हमने नाम इसलिए रखा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का एक अभियान चल रहा है और गांव उसके केंद्र में है। क्योंकि गांव का विकास होगा तभी तो भारत विकसित बनेगा। तो इसको विकसित गांव से भी जोड़ा, रोजगार से भी जोड़ा, आजीविका से जोड़ा। तो इस नाम में पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्श समाहित है। और बापू तो एक विचार है, गांधी एक विचार है, जो किसी योजना, एक योजना के नाम पे कोई बापू जी का नाम जिंदा है क्या? बापू जी तो विश्ववंद है, दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन उनके आदर्शों के अनुरूप इस योजना का काम है और इसलिए नाम भी वैसा है। हाँ, लेकिन इस नाम में आपको जी राम जी लेकर आना पड़ा ना। अब एक पक्ष ऐसा कह रहा है कि विभाजनकारी सोच है ये भारतीय जनता पार्टी की। बताइए, जो लोग जय श्री राम को लेकर जब भी सवाल खड़े होते हैं, वो खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो JSR कहती है, लेकिन अब मुस्लिम वर्ग को बोलना पड़ेगा ना जी राम जी, वो इतना लंबा नाम है, कैसे पुकारेंगे? नहीं, पूरा नाम विकसित भारत, रोजगार, मतलब जो हमारा रोजगार फॉर आजीविका मिशन, पूरा नाम लेना। पूरा नाम तो कैसे ग्रामीण भारत में लिया जाएगा? आप लोग चाहते हैं कि हर किसी की जुबान पे जी राम जी आ जाए? नहीं, राम के नाम पे आपत्ति अगर आ ही गया, ये तो शॉर्ट फॉर्म है जी राम जी, शॉर्ट फॉर्म है योजना का, आपने देखा। तो अगर आ गया तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? मुस्लिम वर्ग को महात्मा गांधी जी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम लोग रहते हैं MG रोड, महात्मा गांधी मार्ग को जी, महारानी लक्ष्मीबाई MLB कह देते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म की परंपरा ही रही है। हम तो चाहेंगे कि पूरा ही नाम ले लो। अब नाम तो आपने बदल दिया, ये बताइए ग्रामीण भारत की तस्वीर कितनी बदलेगी? 125 दिनों के रोजगार का आप वादा कर रहे हैं। मैंने यूपीए और एनडीए दोनों ही सरकारों के रिजल्ट खंगाले मनरेगा को लेकर। हमने देखा कि 100 दिनों का रोजगार भी बमुश्किल कहीं कहीं मिला है, उतना भी दे पाने में दोनों ही सरकारें सक्षम नहीं हो पाई। तो 125 दिनों की क्या गारंटी है? पहले तो मैं एक अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा चित्रा जी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यूपीए से बहुत बेहतर इस योजना का क्रियान्वयन किया। अगर आप देखेंगे 2005-06 जब से ये योजना बनी, तब से लेके 2013-14 तक इस योजना पर करीब 2 लाख करोड़ रुपया खर्च हुए। और अगर 2014 से 24 तक लगाएं, 24-25 तक, तो 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इस योजना पर खर्च किए गए। आप राज्यवार बजट का आवंटन देख लें इस योजना के अंतर्गत, कांग्रेस से चौगुना जी, वो राज्य भी, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो
बंगाल हो, अलग अलग जो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, वहां भी कांग्रेस या यूपीए की सरकार से कई गुना ज्यादा बजट देने का काम हमने किया। इसका मतलब हमारे इरादे साफ थे कि योजना का बेहतर ढंग से हम क्रियान्वयन करें। कई तरह के सुधार भी किए, शिकवा शिकायतें योजना के बारे में होती रही, तो सुधार के बीच बीच में प्रयत्न भी किए गए। तो नंबर 1, हमने उनसे कई गुना बेहतर चलाने की कोशिश की। मैंडेज अगर आप देखें तो वो हमने ज़्यादा क्रिएट किए। रोजगार अगर देखें तो हमने ज़्यादा रोजगार दिया। पैसे अगर आप देखें तो हमने ज़्यादा खर्च किए। काम अगर देखें तो पूर्ण किए गए कामों की, कंप्लीटेड वर्क्स की जो संख्या है वो हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो उनसे तो कई गुना ज़्यादा हमने बेहतर किया। नंबर 1। तो फिर भ्रष्टाचार कैसे हो गया? आपने अगर 4 गुना पैसे मनरेगा में लगा दिए और आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें भ्रष्टाचार था, उसको खत्म करने के लिए हम ये नया बिल नए रूप में लेकर आ गए। पूरे देश में अलग अलग जगह से लगातार ये शिकायतें आती रही कि इस योजना में करप्शन बहुत है, और कई तरह, जैसे सीधी बात है कि काम लेबर तो करते नहीं है, काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, काम मशीन से हो रहा है, मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है। हमने फिर एक परिवर्तन ये किया कि डीबीटी होगी, डायरेक्ट मजदूर के खाते में ही पैसा जाएगा। उसके बाद भी कई तरह की अनियमितताएं, ऐसे काम हाथ में ले लिए जाते हैं कि नहर की सफाई करनी, अब 2 दिन नहर की सफाई और पानी छूट गया नहर में, मेजरमेंट ढंग से होता ही नहीं है। तो कई तरह की शिकायतें आती थी। उनको बीच बीच में कोशिश की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस योजना को ठीक किया जाए, लेकिन बाद में जब कई जगह से बात आई, साल भर से हम कंसल्टेशन भी स्टेक होल्डर्स से कर रहे थे कि भाई इस योजना में कमियां कहाँ हैं और क्या सुधर सकती है, तब अंत में ये मन बना कि इस स्वरूप में ऐसे योजना चलाने के। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात थी, देखिए 10 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च हुआ, लगभग 10 से लेके 11 लाख करोड़ के आसपास। गांव में कितने परमानेंट असेट्स क्रिएट हुए? एक जगह मिट्टी डली, दूसरे साल साफ हो गई, फिर मिट्टी डल गई, फिर एक सड़क बनी कच्ची, फिर वो खत्म हो गई। इस पैसे का उपयोग, जो भारत की जनता का पैसा है, क्या गांव के ढंग से विकास में नहीं किया जा सकता? ये विचार मन में आया। तो एक चीज ये कि रोजगार तो निश्चित तौर पर मिले, उस अवसर को तो बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, लेकिन इतनी विशाल धनराशि का उपयोग गांव के विकास में होना चाहिए। परमानेंट असेट क्रिएट होना चाहिए। वहाँ स्कूल की जरूरत है, स्कूल बनना चाहिए। आंगनवाड़ी की जरूरत है, आंगनवाड़ी बनना चाहिए। सड़क की जरूरत है, सड़क बनना चाहिए। नाली की जरूरत है, नाली बनना चाहिए। वहाँ अगर आजीविका मूलक कामों की जरूरत है तो उनके लिए इंफ्रा क्रिएट होना चाहिए। और ये अगर ढंग से क्रिएट हो गया तो हम गांव की हालत बदल देंगे, क्योंकि अब जो बजट में प्रावधान किया है, 2 चीजें, एक 100 से बढ़ा के 125 दिन। आपने ये बात सही कही कि कई जगह एवरेज उतना नहीं मिला, 50 के आसपास रोजगार मिला, लेकिन 40 लाख परिवार ऐसे थे जिनने 100 दिन काम किया। 40 लाख परिवार, उसका मतलब 2 करोड़ की पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती है। अगर वो 100 से ज्यादा दिन करना चाहते हैं तो उनको अवसर है 125 दिन तक काम करने का। लेकिन दूसरे इस काम से, इस जो रोजगार के अवसर देने से हमने काम को जोड़ दिया। अब विकसित ग्राम पंचायत का प्लान बनेगा, ये प्लान गांव ही बनाएगा, कोई दिल्ली से नहीं है, और वो गांव तय करेगा कि हमारे कौन कौन से काम होंगे। दिल्ली से प्लान जाएगा और इम्प्लीमेंट, केंद्र सरकार अपनी सोच थोपना चाहती है। ये बिल्कुल भारत में भ्रम है, अफवाह फैलाई जा रही है। हाँ, हम ये जरूर तय कर रहे हैं कि भाई कितने काम किए जा सकते हैं। जैसे एक जल संरक्षण का काम, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कई जगह 1000 फीट से लेके 1400 फीट नीचे चला गया। क्रिटिकल ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसेंगे। अगर हम ये तय करते हैं कि इससे जल संरक्षण के काम पंचायतें कर सकती है, तो इसमें गलत क्या है? आप तालाब बनाइए, आप पर्कुलेशन टैंक बनाइए, आप चेक डैम, स्टॉप डैम बनाइए, इसमें दिक्कत क्या? ये गांव तय करेगा। उसकी पंचायतें आपको आइडिया भेजेंगी या दिल्ली से आइडिया जाएगा और कहा जाएगा आप इसका पालन करें? हमने केवल ये कहा है कि इसमें जल संरक्षण के काम आप हाथ में ले सकते हैं अगर जरूरत है तो। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी काम आप जो गांव में जरूरी है वो हाथ में, जैसे मैंने कई नाम आपको बताए कामों के, वो आप हाथ में ले सकते हैं। तीसरी चीज, इसमें आजीविका मूलक गतिविधियों को आप हाथ में ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज एक ताकत बन के खड़ा है और बहनें लखपति बन रही है। अगर उनको काम के लिए सेट की जरूरत है, ठीक है, अगर एफपीओज को कोई इंफ्रा की जरूरत है, पैक्स को किसी चीज की जरूरत है, तो वो क्रिएट आप
कर लीजिए। इसमें एक चीज और जोड़ी कि अभी प्राकृतिक आपदा के समय ये पता चला कि कई जगह अगर ड्रेनेज का ठीक सिस्टम होता तो पानी इतना भरता नहीं, डूबने से बच जाते। रिटर्निंग बाल अगर होती तो पानी घुसता नहीं। पंजाब में ये जानकारी मिली, तो ये लगा कि प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए कुछ काम अगर किए जा सकते हैं तो इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। कहने में लेकिन एक मिनट, काम कौन से करना है ये तय करेगी ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें। लेकिन कामों की एक सूची के ये काम किए जा सकते हैं जो बहुत व्यापक है। ठीक है, तो रोजगार उन कामों में मिलेगा ही, काम भी तो हो जाए तो गांव बदल जाएगा। तो यानी कि अभी 11 सालों से काम नहीं हो रहा था। कई जगह बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा नहीं कहना है, अच्छी पंचायतों ने अच्छा काम किया है, लेकिन कई जगह ऐसे काम भी जिनका उपयोग उतना नहीं है, जिनका मेजरमेंट ढंग से नहीं हो सकता, मूल्यांकन ढंग से नहीं हो सकता, ऐसे काम भी ले लिए गए। और इसलिए जरूरी है कि काम ऐसा हो जो गांव के काम आ जाए भाई। ठीक है, राज्यों को लेकर भी आपने कई सवाल खड़े किए और अब तो 40% पैसे उन्हें ही खर्च करने पड़ेंगे। उस सवाल का जवाब भी आपसे मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त था, तो क्या कुछ राज्यों के नाम आप बता सकते हैं जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार की खबर निकलकर सामने आई, आप तक पहुंची? मैं कोई ब्लेम ठीक है नहीं लगाना चाहता, लेकिन कई राज्य कहीं कम कहीं ज्यादा। अब पश्चिम बंगाल में तो हमको योजना को रोकना ही पड़ा, इतनी अनियमितताएं सामने आई। अभी मैं पंजाब गया था जी। मजदूर मिले मुझे, वो तो आप वीडियो मिल जाएगा आपको। मजदूरों ने कहा कि नहीं मिलेंगे हम ग्रामीण विकास मंत्री से, तो फिर मैं उनसे मिला और सैकड़ों मजदूर थे जिनने कहा कि हमें काम नहीं मिल रहा। हम पता चला कि सड़क किनारे सफाई कर दी गई, उसमें मनरेगा का पैसा लग गया, नहर छील दी और उसमें मनरेगा का पैसा लग गया। ऐसे अनेकों राज्यों से कहीं से कम कहीं से ज्यादा इस तरह की शिकायतें आती थी। आपने भी तो दो विपक्षी राज्यों के ही नाम लिए ना, व्यापक, तो भ्रष्टाचार की एक भी बूंद, एक भी दाग बीजेपी शासित राज्यों मैंने पर कहा नहीं। कहीं कम कहीं ज्यादा। हाँ, अलग अलग जगह कई तरह की शिकायतें आई। जिस राज्य ने ढंग से योजना क्रियान्वित की वहां कम गड़बड़ें हुई, ठीक है। और जिस योजनाओं ने ध्यान, कई ने तो फिर ये मान ही लिया कि ये तो आ रहा है पैसा तो ज्यादा से ज्यादा आने दो, कैसा भी खर्च हो जाए, तो वहां ज्यादा गड़बड़ें हुई। ठीक है, अब उनको रोकने के उपाय करना भी जरूरी है, विकास के काम गांव में हो जाए ये भी जरूरी है, और 100 के बजाय 125 दिन रोजगार मिले ये सबसे जरूरी है। और इसलिए हम लोगों ने दिन बढ़ाए। नंबर 1, काम ग्राम की सभा तय करेगी, लेकिन उसका दायरा क्या क्या हो सकता है वो चीजें हमने बताई कि ये इस तरह के काम आप, अब 4 कामों में तो सैकड़ों, जो 4 श्रेणियां बनी, सैकड़ों काम उसमें आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज की जो मैं आपके माध्यम से जानकारी भी देना चाहूंगा कि इसमें एक असंतुलन था। ठीक है, विकसित ग्राम पंचायत में सरपंच ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा पैसा ले गया। सीधी सादी ग्राम पंचायत को ये ट्राइबल मान लीजिए, वहां सरपंच उतना एक्टिव नहीं है, बीडीओ या उतना अफसर के पास भाग दौड़ नहीं कर पाया, तो पता चला वहां कम पैसा चला गया। जहां जरूरत ज्यादा रोजगार और काम की थी, विकास की, वहां पैसा कम गया। तो अब इसमें हमने ये किया कि अब पंचायतों की ग्रेडिंग राज्य करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, ABC 3 ग्रेडिंग करेंगे वो अपने राज्य की पंचायतों की। ए का मतलब सबसे ज्यादा जरूरत जहां रोजगार की भी है और जहां विकास की भी है। अब जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें तो इंदौर के बगल के गांव में विकास भी हो गया और मजदूरी भी इंदौर में बेटर मिलती, तो उतनी काम की जरूरत नहीं है। लेकिन झाबुआ अलीराजपुर के गांव में आप जाएंगे ट्राइबल विलेज में, तो वहां विकास भी कंपैरेटिवली कम है और रोजगार की जरूरत भी ज्यादा लोगों को है। तो हम तय नहीं करेंगे, राज्य इस आधार पर कि आवश्यकता क्या है, ठीक है, रोजगार के कितने अवसर यहां देने पड़ेंगे, ग्रेडिंग कर लेगा और पैसे का बंटवारा राज्य ही तय करेगा कि किस पंचायत को कितना जाना है, जहां ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा जाना है। बोझ भी तो पड़ेगा। अब शिवराज जी, मेरा ये सवाल है, मैं कई अर्थशास्त्रियों को सुन रही थी, जी राम जी बिल दोनों ही सदनों से पास होने के बाद उनका ये कहना है दक्षिण भारत के राज्य जो पहले से संपन्न हैं उन लोगों ने मनरेगा में भी ज्यादा काम दिया उत्तर भारत के कई राज्यों के मुकाबले। उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो पहले से गरीब हैं, उनके पास कहां से पैसा आएगा जो 40% जी राम जी के लिए खर्च करेंगे? पहली चीज तो ये कि राज्यों को धन का आवंटन, आवश्यकता, विकास के काम की जरूरत, रोजगार की आवश्यकता, विकास के काम और परफॉर्मेंस,
हम परफॉर्मेंस को, मैं अच्छा परफॉर्म करने वाले सभी राज्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेटर परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों के साथ पूरा न्याय होगा। परफॉर्मेंस भी इसका एक आधार होगा। जो बेटर संरचना खड़ी कर पा रहे हैं, बेटर काम कर पा रहे हैं, वो कोई भी राज्य हो, दक्षिण के राज्य बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको उसमें फायदा मिलेगा। इसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। सब हमारे लिए एक जैसे हैं और जो बेटर परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस भी एक आधार रहेगा। मान लीजिए किसी राज्य के पास फंड की कमी आ गई, वो 40% नहीं दे पा रहा है, उसके लिए क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, ये एक्ट है, कानून है, ठीक है, और सीधे इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो योजना काम की गारंटी की है उसको मिलकर पूरा करें। अब इसके बजट को अगर आप देखेंगे, जो हमने प्रारंभिक रूप से सोचा, जो प्रस्तावित है, जो अंतिम नहीं है जी, पिछले साल तक 88,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहे थे, जिसमें मटेरियल का 25% राज्य देते थे। ये सबकी जानकारी में। लेकिन अब पहले साल ही इस बिल को लागू करने के बाद, इस योजना को लागू करने के बाद जो प्रस्तावित खर्चा वो 1,51,282 करोड़ रुपया है, जिसमें केंद्र का अपना हिस्सा होगा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। मतलब अभी ओवरऑल 86,000 में केंद्र और राज्य दोनों थे, अब वो 1,51,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। तो ज्यादा दिन रोजगार देने के लिए ज्यादा पैसे की व्यवस्था, नंबर 1। ज्यादा विकास के कामों की व्यवस्था, नंबर 2। विकास के काम होंगे राज्य के गांव में, तो राज्य तो वैसे भी उन कामों को करते ही, राज्य स्कूल का भवन बनाता है, राज्य आंगनबाड़ी बना, तो 100% अपना पैसा लगाता है। अब तो 60% पैसा भारत सरकार का मिलेगा, तो वस्तुतः इससे राज्य को घाटा नहीं होगा। ज्यादा पैसा जाएगा, उसमें 60% हिस्सा केंद्र का होगा, तो उनके यहाँ तो ज्यादा विकास के काम होंगे, तो वो बाकी स्रोत से जो काम करते थे वो इससे हो जाएंगे। अब दिक्कत दरअसल ये है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, अब वहां से तो विरोध की बहुत आवाज सुनाई नहीं देगी। विरोधी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपका ये कह रहा है कि मनरेगा का पैसा उन लोगों ने सही तरीके से खर्च नहीं किया और भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर आ जाती हूं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, आप लोगों का लक्ष्य भी है शिवराज जी, लेकिन उसके ठीक पहले आज भी देश में 2023 की एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है 10,700 से ज्यादा खेती किसानी से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये तो दयनीय तस्वीर है। अगर ऐसे आत्महत्या होती रही तो फिर कैसे बनेगा विकसित भारत? मैं एक बात, एक तो एक भी आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, कारण अलग अलग होते हैं और उसमें केवल एक वर्ग नहीं, आप देखेंगे तो जब सुसाइड करते हैं, एक भी सुसाइड, मैं तो बहुत व्यथित हो जाता हूं, क्योंकि मानवीय जीवन सबसे बहुमूल्य है। लेकिन ये अलग अलग वर्गों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। मैं दूसरी सच्चाई आप ये जाने कि अभी एक नहीं अनेकों रिपोर्ट्स हैं, गांव में जो हमारी ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण, उसकी समृद्धि बढ़ी है, उसकी खर्च करने की ताकत बढ़ी है। अब केवल खाने पीने पर नहीं, उपभोग पर वो जितनी धनराशि खर्च करती है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ऐसा निराशाजनक दृश्य नहीं है। आप अगर देखेंगे 4 करोड़ मकान गरीबों के लिए बने हैं, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने हैं, घर में नल लगा के जल देने की व्यवस्था लगभग 14 करोड़ घरों में की गई है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो फ्री बिजली की बात की, मुफ्त बिजली सूर्य घर वाली जो योजना है, 7.5 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिलने लगी है। अलग अलग योजनाएं, पीएम किसान सम्मान निधि से मैं गिनाऊं तो इतनी योजनाएं हैं कि उसका लाभ भी हमारे भाई बहनों को मिल रहा है और 25 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। तो देश तेजी से बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ऐसी बात नहीं है, और काम करने की जरूरत है, कोई दो मत नहीं, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं। गरीबी, मैंने कहा कि गरीब रेखा के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन और समृद्धि के लिए अभी काम करना है। ठीक है। एक और आरोप आप लोगों के ऊपर है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कोई भी बिल लेकर आती है, ताबड़तोड़ उस पर खुद नेताजी लोग, सत्ता पक्ष अपने भाषण देते हैं, विपक्षी दलों की आवाज दबा दी जाती है और उसके बाद तुरंत आप लोग संख्या बल ज्यादा है तो पास करवा लेते हैं बिल को। जी को लेकर भी इसी तरह चित्रा जी, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। आवाज तो मेरी दबाने की कोशिश की गई। मैं दोनों दिन रात को
जब लोकसभा में चर्चा हुई रात को 1:30 बजे तक मैंने सबको सुना, एक एक माननीय सदस्य को सुना, और मैं सबकी गरिमा का आदर करता हूं, आप जानते हैं। एक एक के सुझाव मैंने अफसर पे नहीं छोड़े कि तुम नोट करना, मैंने एक एक के स्पीच के मुख्य तत्व क्या हैं वो नोट किए, और मैंने पहले उठ के कहा था, आप डिबेट देख लीजिए, कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, ये सदन ईंट और गारों का भवन नहीं है। आप अपनी बात कहिए, जितने कहेंगे हम सुनेंगे। 98 लोग बोले, 98 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लोकसभा में बोले, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि मेरी बात भी जरूर सुनिए, आपकी आवाज दबा दी जाती है। मेरा जवाब सुनिए। तो एक औचित्य तब होता कि मेरी पूरी बात सुनते और उसके बाद विरोध करते, तो बात थी। बोलने ही ना दें, इस मानसिकता में बैल में कूद गए, पेज फाड़ के फेंक रहे हैं। और वैसे हल्ले गुल्ले में भी मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया। लोकतंत्र को दबाना, कुचलना, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करना, इसको कहते हैं। आप स्पीकर के सामने टेबल रखी थी, उस पर चढ़ गए, आप पीछे से घुस के आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोई उचित था क्या? भाई बेहतर ये होता है कि आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनते हैं, फिर आप कहते कि नहीं, लेकिन बोलने ही मत दो, सच उजागर मत होने दो, दबा दो। विपक्षी दल तो झगड़ा भी लगा रहे थे, उन्होंने कहा कि शिवराज जी तो बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, लेकिन ये वाला जो बिल जिस रूप में लाया गया या जिस तरह से पेश किया गया, उसके पीछे आपकी सोच नहीं है, आपको कहा गया और फिर आपको करना पड़ गया। देखिए, आपकी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे विपक्षी दल, लेकिन निशाना कहीं और साध रहे थे। मैंने बताया कि 1-1.5 साल से इन सब चीज़ों पर चर्चा चल रही थी कि इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। अंततः ये लगा कि ये थेगड़े लगा के ठीक नहीं हो सकता, कि इतना ये कर दो, यहाँ पैंच कस दो, यहाँ कोई नया नट बोल्ट लगा दो, उससे नहीं होगा। अंततः इसको बदलना ही पड़ेगा। तब ये फैसला हुआ। और आप देखिए, अब नया बजट आने वाला है, बजट बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम 1 साल विकसित गांव के लिए हम क्यों व्यर्थ जाने दें? नए बजट में इस हिसाब से जो नया स्वरूप, नई योजना बनी है, उसके लिए प्रावधान हो जाएगा, और उसके बाद हम अप्रैल में ये योजना लागू कर देंगे। तो कुल मिला के समय तो तेजी से गुजर रहा है। अब विकसित भारत के लिए कोई 14 महीना इंतजार करो कि अब और विचार चलने दो, उसकी जरूरत नहीं थी। सारी चीजें रखी। ये जी राम जी नाम कहां से आया? अब देखिए शिवराज जी, आप कितना भी इसका विस्तार में विश्लेषण करते रहिए, लेकिन ये तो सोच सही होगी ना कि किसी ने जानबूझकर ऐसा नाम रखा है ताकि राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और बताती रहे कि राम का मंदिर हम ही ने बनवाया, और राम की अगर कोई रक्षक है, उनकी बातों का विस्तार करने वाली, तो वो बीजेपी। मैं दोनों बातें कहता हूं कि राम के बिना देश की पहचान नहीं है। ये प्रतिपक्षी मित्र भी जब बोल रहे थे तो सबने भगवान श्री राम का आदर के साथ नाम लिया सबने। मैं पूरी बहस को देख रहा था एक एक को। दूसरा, मैंने बताया कि इसमें राम राज्य के आदर्श शामिल है, जो मैंने पहले विश्लेषण किया, और इसलिए नाम पूरा उसका शॉर्ट फॉर्म अगर जी राम जी हो गया तो इसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या? जानबूझ के राम के नाम से आप लोगों में मजा आता है चिढ़ाने में एक वर्ग को। किसी को चिढ़ क्यों होती है? लेकिन ये चिढ़ाने के लिए नहीं किया, ये तो सबको रोजगार मिले, गांव विकसित हो और संसाधनों का बंटवारा पंचायतों के बीच भी तर्कपूर्ण हो, न्याय संगत हो, इसकी कोशिश की गई है। आप लोगों ने भी तो नाम ऐसा रखा कि मतलब उस पर हिट करे, सारा फोकस उसी पर हो, मनरेगा का जिक्र नहीं हो, काम कितना हुआ जिक्र ना हो, सारा फोकस उस नाम पर आकर टिक जाए। ये काम केवल नाम का नहीं, ये काम की योजना है। अब देखिए, इसमें एक प्रावधान कि 125 दिन का रोजगार तो सुरक्षित रहे, लेकिन कृषि कार्य जब पीक पे होते हैं, बोनी का या कटाई का जो समय होता है, उस समय खेती में भी, खेती के कामों के लिए भी उपलब्धता रहे मजदूर भाई बहनों की। शरद पवार जी ने जब कृषि मंत्री थे तब ये बात कही थी। रघुवंश बाबू जी ने जब ये बिल पेश किया था, पूरी डिबेट मैंने पढ़ी, उनने भी कहा था कि यार खेती के काम के लिए भी तो चाहिए मजदूर। और 86% से ज़्यादा हमारे किसान लघु और सीमांत हैं। छोटे छोटे किसान 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 1 हेक्टेयर तक के किसान हमारे बड़ी संख्या में है। लेकिन उनको जब कटाई करनी होती तो अकेला परिवार नहीं काट सकता, क्योंकि कम समय में ही काटना पड़ता, नहीं तो नुकसान हो जाएगा।
तब उनको भी जरूरत पड़ती है। तो इसके प्रावधान अगर आप देखें कि रोजगार ज़्यादा दिन मिले, ठीक है, 125 दिन इसलिए किए, लेकिन जब पीक सीजन आया और जब राज्य समझे कि 15 दिन इस योजना के तहत काम रोक के कृषि कार्य के लिए भी श्रम की उपलब्धता हो, तो उसका प्रावधान भी किया। तो बहुत बैलेंस है ये। ठीक है, इससे- बार बार इससे तमाम कृषि का भी खूबियां- भला है। तमाम खूबियां आप इसका गिना रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं आ जाती हूं कुछ ऐसे सवाल पर। आजकल आपके रील बहुत वायरल होते हैं, बहुत कम ऐसे नेता केंद्र में देखने को मिलते हैं जिनके रील वायरल हो। कभी आप मंच पर चढ़कर अपने दिल के वो जज्बात बताते हैं कि जब आपको पता चला कि मोहन यादव जी को सीएम बनाया जाएगा तो आपने अपने ऊपर कैसे धैर्य रखा, तो वो क्या वाकया था, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने खुद कवरेज की थी उस दौरान पूरे मध्य प्रदेश की, और मैंने देखा था आपकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से ही निकली, जो पूरे देश में अलग अलग नामों से जारी है, उसका भी श्रेय यकीनन आपको जाता है। तो क्या भाव रहा था उस समय जब कुर्सी चली गई थी सीएम वाली? जब जिंदगी मिशन बन जाती है और आप एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो आपके पास कौन सा काम है ये मायने नहीं रखता, आप उस काम को कैसे कर रहे हैं मायने ये रखता है। मैं अपना मानव जीवन एक सार्थक और सफल मानव जीवन जीना चाहता हूँ। सफल वो है जो दूसरों के काम आए, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। और उसका माध्यम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल आंदोलन में, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में अपनी आहुति हमको देना है। तो पार्टी तय करती है कि किसको कौन सा काम करना है। जो काम जिसकी तरफ पार्टी ने तय कर दिया उसी को भगवान की पूजा मान के करना, ये मेरा स्वभाव है। और इसलिए जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, वो भी मेरी पार्टी ने ही दिया था, उसको पूरी निष्ठा से, परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से निभाते हुए मध्य प्रदेश का विकास और जनता का जो भला कर सकता था मैंने भरसक कोशिश की। लेकिन जब ये मेरी तरफ काम तय हो गया कि अब केंद्र में जाओ, तो यहाँ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार हम जो काम होता है उसको ठीक से करते नहीं हैं, और जो नहीं होता उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें सारी चीजें बिगड़ती हैं। ये तो आध्यात्मिक बातें ज्यादा नहीं होगी शिवराज जी? मतलब 4 बार का इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जब उनको कहा जाए कि नहीं अब आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और उज्जैन के जो विधायक और उस समय शिक्षा मंत्री भी थे उनको जब कुर्सी देने की बात हो जाए, तो इतना आसान तो नहीं होता है कुर्सी छोड़ना। आज आप जितनी भी अच्छी बातें कर ले, क्योंकि उसको 2 साल से ऊपर का वाकया हो गया, लेकिन मन में रहा तो होगा ना? नहीं, मैं तो हमेशा प्रसन्न रहा हूं। उस समय ये जरूर लगा मुझे अपनी कि भावनाओं पे कैसे कंट्रोल किया आपने? ऐसा है कि कहीं कि मीडिया वाले इतना जहां जा रहे हैं आप हर जगह आपको कैप्चर किया जा रहा था, हमारी भी कैमरे पीछा कर रहे थे, कैसे खुद के अंदर धैर्य बना के सही रखा? कार्यकर्ता वो है जो कसौटी पर खरा उतरे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि सात्विक कार्यकर्ता कौन? मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कारतक कर्ता सात्विक उच्चते। सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते, मतलब जो अपने काम से काम रखे, किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, इससे दूर रहे, अहंकार से रहित रहे, धैर्यवान हो, उत्साह से भरा हो, और जो काम दिया गया वो करे, सफलता मिले चाहे असफलता, कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़े, वो कार्यकर्ता सात्विक कार्यकर्ता है। गीता का निष्काम कर्मयोग भी यही कहता है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचिन, कर्म किए जा, परिणाम की चिंता मत कर। तो जो काम तुम्हारी तरफ है वो करते चलो। यही भाव हर परिस्थिति में स्थिर रहने का एक स्वभाव पैदा करता है। लेकिन साधारण मनुष्यों में ऐसा धैर्य होता नहीं है। अब हम लोग सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे थे कि शिवराज जी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। बताइए, सारे सूत्र हमारे बेकार हो गए। और नितिन नवीन, वो 45 साल की उम्र है, बिहार में कहा वो 5 बार के विधायक, और उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। नितिन जी हमारे आदर्श कार्यकर्ता हैं। मैंने उनको कई वर्षों से काम करते हुए देखा है। युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते एक आइडियल युवा कार्यकर्ता थे वो। उन्होंने संगठन के दायित्व को बखूबी निभाया।
जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी का दायित्व उनको दिया गया तो सचमुच में जिसको एक आदर्श काम कहते हैं संगठन का और चुनाव में पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को लगा के विजय प्राप्त करने का उन्होंने अद्भुत तरीके से किया। मंत्री के नाते भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय बिहार में काम करते हुए दिया। अब देखिए, नया नेतृत्व उभारना, नई पीढ़ी को अवसर देना, ये विशेषता और ये साहस अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भाई हम कुछ लोगों की बपोती थोड़ी कि इतने साहस है या दुस्साहस है। बड़े नेता नाराज नहीं हो जाएंगे। आप थे, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, और भी तमाम, भूपेंद्र यादव, कई नेता रेस में लगे हुए थे। सब प्रसन्न हैं और अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करने के लिए हम उतावले हैं। अब टीवी पर तो स्माइल करनी ही पड़ती है ना। मैं नितिन जी से मिलके आया और मैं यही कह के आया कि जो काम आदरणीय अध्यक्ष जी आप देंगे, जी जान लगा के उसको करेंगे। यही सच्ची पार्टी के लिए काम करने की स्पिरिट है और मेरा पूरा विश्वास है नितिन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। वो हमारे अध्यक्ष हैं, नेता हैं, हम उनके कार्यकर्ता। आजकल आप ये भी कह रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाले डायलॉग भी आपकी ओर से बोले जा रहे हैं तो अध्यक्ष पद को लेकर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कितनी उम्र थी हमारी? हम भी तो 45 साल के ही थे। तो हम बने तो ठीक था और दूसरा बन गया तो गलत हो गया। तो मैंने यही कहा कि भाई सास भी कभी बहू थी, उसमें क्या दिक्कत है। अब आप बताइए, आपने खुद गिनाया, मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा, 6 बार विधायक, 6 बार सांसद और पार्टी के कई पदों पर। बिल्कुल। कौन ने बनाया? पार्टी ने बनाया। और इसके बाद 2019 में आप उपाध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष की ही कुर्सी बाकी थी। इसके बाद भी अगर कोई रोए तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इतना दिया पार्टी ने कि अकेला मेरे ही ठेका है कि मुझे ही सब मिले। इतनी कार्यकर्ताओं की, लाखों कार्यकर्ताओं की मालिका है भारतीय जनता पार्टी के, समर्पित कार्यकर्ता। कई के तो अखबार में नाम नहीं छपते, कई ऐसे हैं लाखों जिनको कभी टिकट नहीं मिला। सामान्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, बिना कुछ प्राप्त किए, गले में माला पहने बिना, जय जयकार के नारे उसके लिए नहीं लगे, लेकिन लगा है काम में, लगा है काम। चले जाओ बिहार तो बिहार में 4-4, 6-6 महीने, चले जाओ बंगाल तो बंगाल पहुंच के काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। ये अद्भुत पार्टी है, अद्भुत कार्यकर्ताओं की, और यही पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखाती है। इस पार्टी को भी प्रणाम और इसके कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम। आपकी ये सहजता है, इतने सरल तरीके से आप अपनी बातें कहते हैं। अब आपके सामने पश्चिम बंगाल जीतने का लक्ष्य है। एक नेता के तौर पर अगर मैं जानना चाहूं, क्योंकि बंगाल में आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में सत्ता में नहीं आई है और ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया। आप इधर जी राम जी बिल की खूबियां गिना रहे थे, उन्होंने कह दिया महात्मा गांधी का नाम ये हटाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी एक योजना का नाम बदलकर अब महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी। ये तो राजनीति है और उनको करने का हक है, वो करें। लेकिन हम तो काम करना चाहते हैं, बेहतर काम करेंगे अपनी जनता के लिए भी। और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आए, इसका इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पीडीए पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। अखिलेश यादव पीडीए का झंडा बुलंद किए हुए हैं। वहां के अध्यक्ष के लिए भी वो कह रहे हैं कि बताइए, 7 बार के जो सांसद थे उनको यूपी का अध्यक्ष बनाया, जो कुर्मी जाति से आते थे, और एक जो अपर कास्ट से आते हैं बिहार के, उनको बिठा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग की पार्टी है और यहाँ काम हम केवल जाति देख के नहीं देते। हर वर्ग हमारा अपना है। हम सब भारत माता की संतानें हैं। सबको न्याय, सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा धर्म है। एक आखिरी सवाल छोटा सा जिसका मैं जवाब चाहूंगी, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। एक डॉक्टर बिटिया जाती है नीतीश कुमार जी के पास, तो वो नकाब पहनी रहती है, तो उसका नकाब वो नीचे कर देते हैं। लाडली बहना योजना को लेकर हम सब ने जाना और देखा भी है, आपकी लोकप्रियता महिलाओं और बच्चियों के बीच में, बच्चियां आपको मामा कहकर संबोधित करती हैं, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के भीतर और नीतीश जी पर निशाना साधा जा रही है, कहते हुए कि माफी की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा रहा है विपक्षी दल। वहाँ नीतीश जी अपनी बात नीतीश जी ही कहेंगे। हाँ। मैं मानता हूँ कि नीतीश जी जैसे नेता जो आदर के योग्य हैं, कोई दाग नीतीश कुमार जी के इतने साल के मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में नहीं है। जो चीज़ उन्होंने उनके मन में आई सहजता से की, उसको और किसी दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। अब आखिरी सवाल, शिवराज जी की आगे की महत्वाकांक्षा क्या है?
मैं महत्वाकांक्षी तो नहीं हूँ, महत्वाकांक्षी ही नहीं हूँ। जो काम है उसको बेहतर, बस एक ही इच्छा है कि जब तक सांस चले अपनी जनता की, मैं सच कह रहा हूँ बाय हार्ट, आमतौर पर लोग कितना भरोसा करते हैं, लेकिन अपने लिए ये जीवित जागृत देवता अपनी जनता है, उसकी बेहतर सेवा कर पाएँ। तो अभी जो काम है उसके माध्यम से जब तक हाथ पैर चले, जब तक सांस चले, उस काम के माध्यम से भी हम कैसे सेवा कर सकते हैं वो करते रहें। मोदी जी का जो संकल्प है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान दे सकूं, उसमें लगा हूं और उसी में लगा रहूं। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इतने सहज और सरल तरीके से तमाम कठिन सवालों के जवाब देने के लिए। यकीनन कोई इतना लोकप्रिय नहीं हो जाता। शिवराज जी की यही खासियत है जो बाकी नेताओं से उन्हें बिल्कुल अलग और अलहदा खड़ा कर देती है। लेकिन जी राम जी के जरिए और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको राम राम अब नेताजी कैसे कहेंगे, चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत।